नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर। भारत में 2024 के आम चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। आप लोग देख रहे होंगे कि देश में विपक्षी नेता कभी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के बहाने, कभी रामचरितमानस को जलाने के बहाने, तो कभी अडानी के नाम से विदेशों से एजेंडा चलाकर आम आदमी को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ साल 2014 से जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत है। जिसका जिस तरह से वश चल रहा है वो मोदी सरकार को हटाने के खटकरम में लगा हुआ है। विपक्षी नेता ही नहीं बल्कि पत्रकार भी इस मुहिम में शामिल हो रखे हैं और जो अब तक निष्पक्षता का बिल्ला अपने सीने पर लगाकर घूमते थे, उन्होंने भी अब खुल करके मोदी विरोध में कैंपेन शुरू कर दिए हैं। विपक्ष में सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट इतनी भयानक है कि हर दिशा से सत्ता को बदलने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुछ सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सत्ता से 10 साल से अधिक समय तक दूर रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है और अब वो शरीर के हर हिस्से का जोर लगाकर 2024 में किसी भी तरह से सत्ता में वापस आने के प्रयास कर रही है। ऐसे प्रयासों को ही अंग्रेजी में कहा जाता है रिजिम चेंज ऑपरेशंस, यानी साजिशों के सहारे सत्ता परिवर्तन का प्रयास। जॉर्ज सोरोस पर आने से पहले आप एक कहानी सुनिए ताकि आपको जॉर्ज सोरोस और उसका हिसाब किताब समझने में आसानी रहे। हम मुगल काल की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। मुगल काल में भी रिजिम चेंज ऑपरेशंस होते थे। अकबर और बैरम खान का उदाहरण ले लेते हैं। साल 1556 की बात है जब हुमायूं की मौत के बाद उसके घनिष्ठ मित्र बैरम खान को सत्ता का सारा जिम्मेदारी उनके पास आ गई थी। बैरम खान के खिलाफ साजिशें होने लगी। सबकी नज़र थी मुगल साम्राज्य पर। अकबर उस वक्त बहुत छोटा था। ऐसे में बैरम खान ने सोनिया गांधी की तरह 14 फरवरी के दिन 13 साल के अकबर को राजा बनाया और खुद सारी जिम्मेदारियां ले ली। अकबर को जब भी बैरम खान की जरूरत पड़ती वो उसको बुला लेता था, लेकिन जब बैरम खान का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तब 1560 में अकबर ने बैरम खान को बर्खास्त कर दिया और उसे हज पे भेज दिया। वहां बैरम खान की हत्या हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जॉर्ज सोरोस ही कहीं बैरम खान तो नहीं है। भारत की राजनीति में आजकल जमकर हलचल मची हुई है। आपको याद होगा कि एक अमेरिकी संस्था ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाए, जिससे अडानी समूह की कंपनियों के शेयर के दाम भी गिरे। उसके परिणाम स्वरूप उसकी संपत्ति भी घटने लगी। जैसे ही गौतम अडानी का मामला ठंडा होता, एक अमेरिकी अरबपति भी इस मामले में कूद गया है। इसका नाम है जॉर्ज सोरोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले इस जॉर्ज सोरोस का नाम हमें क्यों याद होना चाहिए? इसकी कई सारी वजह हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की उम्र 92 साल है, यानी एक पैर तो इसका कब्र में है ही। फिर भी इस बात से क्यों फर्क पड़ता है इसे कि भारत का एक उद्योगपति क्या कर रहा है और भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मैस्लोज की अगर नीड हायरार्की को हम देखें तो उसमें सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कुछ ऐसा करने की तड़प जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाए और लोग उसका नाम भूले नहीं। जॉर्ज सोरोस को भी लोग इसी वजह से जानते हैं। ये वो आदमी है जिसने अमेरिका में जॉर्ज बुश को हराने के लिए 125 करोड़ खर्च किए, एक नामी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को सबक सिखाने के लिए $1 मिलियन खर्च किए, यूरोप में ब्रेक्जिट के खिलाफ अभियान में 4 लाख पाउंड खर्च कर दिए और पिछले अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपना पूरा जोर लगा दिया था। अब इसकी नजर है भारत में 2024 में होने वाले आम चुनाव पर। जिस जॉर्ज सोरोस का जन्म ही दूसरे विश्व युद्ध के बीच हुआ था, आखिर वो शांति से कैसे मर सकता है? सोरोस जैसे लोग अपनी इस तड़प को देश विदेश में हलचल बनाए रखकर पूरा करते हैं। इसके लिए वो कभी सिविल सोसाइटी का मुखौटा पहनता है, यानी कई सारे एनजीओ जो हमारे आसपास रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता टाइप के लोग हमें जो दिखते हैं। आप एनजीओ से योगेंद्र यादव जैसे लोगों का स्मरण भी कर सकते हैं जो समय समय पर इच्छाधारी आंदोलनजीवी बनते देखे जाते हैं। या फिर एमनेस्टी इंडिया के आकार पर तेलुगु ले लीजिए, जो मानवाधिकार के नाम पर अक्सर विवादों में रहा करते हैं। इन एनजीओज के द्वारा समाज में हलचल कैसे स्थापित की जाती है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इसमें माहिर हैं। आप सोचिए कि जब यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं सामान्य भाषा में, जब यूके और जर्मनी की अर्थव्यवस्था बिखर रही थी, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड तबाह हो गया था, तब इस तबाही से इसी जॉर्ज सोरोस ने $1 अरब से ज्यादा पैसे कमाए थे। तो अब आते हैं जॉर्ज सोरोस पर। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक जॉर्ज सोरोस ने अपने एक ताजा बयान में कहा है, अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उसने कहा है कि भारत में जल्द ही एक लोकतांत्रिक बदलाव होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि एक पूंजीपति भारतीय लोकतंत्र को खुले में गाली देता है और देश के कथित प्रगतिशील और लिबरल लोग उसे अपना माई बाप घोषित कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो हर दिन पूंजीपतियों के खिलाफ माहौल बनाते देखे जाते हैं और खुद को संविधान और लोकतंत्र का प्रहरी बताते हैं। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने कुछ साल पहले बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने और नागरिकता संशोधन कानून सीएए का भी खुलकर विरोध किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान में जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, जिद्दी, अमीर और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि सोरोस का ये बयान अचानक से कहीं से भी नहीं आया।
ये असल में उन लोगों की राजनीति है जो खुले तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं रखते हैं और इसके लिए एनजीओज को जरिया बनाते हैं। एस जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा है कि पता नहीं भारत में चुनावी मौसम शुरू हुआ है या नहीं, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में जरूर शुरू हो गया है। वो ये कहकर टेफ्लॉन कवर चाहते हैं कि मैं एक एनजीओ, मीडिया संगठन या आदमी हूं, लेकिन वे असल में राजनीति ही कर रहे होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय में भारत के कई मीडिया कर्मी कभी अमेरिका तो कभी लंदन के नालों में घुसे हुए हैं। मतलब भारत की हर समस्या को ये दिखा चुके हैं, उस पर बात कर चुके हैं और अब इनको सिर्फ विदेशों में जाकर ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी बाकी रह गई है। तो इनके पर्पज क्या है, इनके असल मुद्दे क्या हैं? आप देखिए कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद जॉर्ज सोरोस ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और यूगोस्लाविया में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की थी। इस शताब्दी की शुरुआत तक ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 70 से अधिक देशों में सक्रिय हो चुका था। सोरोस इनके जरिए राजनीतिक सक्रियता में भी शामिल रहा। उसने बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और जो बाइडेन के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन किया था, जबकि यही सोरोस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ भी बोलता रहा है। हंगरी, टर्की, सर्बिया, म्यांमार में होने वाले सरकार विरोधी लोकतांत्रिक आंदोलनों का सोरोस ने खुलकर समर्थन किया। इन आंदोलनों के सपोर्ट के लिए सोरोस ने जमकर फंडिंग भी की। इसको ऐसी क्या चूल है कि मतलब ये इन देशों में जाकर के अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। इस जॉर्ज सोरोस का अपना कोई नहीं है, ये तो अमेरिका तक का आलोचक रहा है। अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जब आतंकवाद के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो सोरोस ने आतंकवादियों के मानवाधिकारों का हवाला दिया था। उसने कहा था कि जब आप जंग छेड़ते हैं तो आप निर्दोषों को शिकार बना रहे होते हैं। तो भारत में जब अफजल गुरु और बुरहान वानी पे कोई लिबरल निष्पक्ष पत्रकार आंसू बहा रहा होता है तो आप लोगों को तुरंत जान लेना चाहिए कि असल में ये किसकी मानस संतानें हैं, आखिर वो किसके जैसा होने की नकल कर रहे होते हैं। सोरोस की संस्था ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की थी। पहले ये भारत में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती थी और 2014 में उसकी ओपन सोसाइटी ने कथित तौर पर भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों को मदद करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना शुरू किया था। लेकिन साल 2016 में भारत सरकार ने इसे देश में इस संस्था को इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी और इसे वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो इतना बढ़िया इंसान था, इतना बढ़िया काम कर रहा था, आखिर इससे क्या खतरा हो सकता था? तो इसी सोरोस के संगठनों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रूस ने भी प्रतिबंधित कर दिया था। इसी सोरोस ने रूस को पूरे यूरोप के लिए खतरा बताया था और आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से लगभग पूरा राष्ट्र आज रूस के खिलाफ खड़ा हो रखा है। सोरोस के ही कथित इकोनॉमिक थिंक टैंक आईनेट ने साल 2015 में प्लान बनाया था कि इसके द्वारा भारत में विश्व भर के महान अर्थशास्त्रियों को जोड़ा जाएगा और वो सब भारत के विकास के मुद्दों पर वर्कशॉप, सेमिनार ये सब आयोजित करेंगे। ऐसा ही हुआ भी। ये आईनेट 2012 से बेंगलुरु में अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ काम कर रहा था, यानी एक और सिविल सोसाइटी। ये वही अजीम प्रेमजी हैं जिनका नाम समाज कल्याण के लिए सुना जाता है, CSR फंडिंग ये सब लुटाने में उनका नाम अक्सर सुना जाता है। लेकिन आजकल एक न्यूज़ भी आपने देखी होगी कि इन अजीम प्रेमजी की विप्रो से जुड़ी आजकल एक खबर चल रही है जिसमें विप्रो ने 6 लाख सालाना की नौकरी का ऑफर देकर लड़कों को हायर तो कर लिया और बाद में उनसे कहा कि 3.5 लाख सालाना में अगर काम कर सकते हो कर लो, वरना गेट आउट। अब देखिए कि ये सब लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोरोस के ही एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इस नाम को आप याद कर लीजिए कितनी बार आने वाला है। सोरोस के संगठन एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सलील शेट्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। ये एनजीओ के द्वारा अपने लोगों को स्थापित करना, इकोसिस्टम तैयार कर देश और समाज को चारों ओर से घेर लेने का खेल जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के लिए बहुत आम बात है। लेकिन आम लोगों को बस इतना समझना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग आपके या मेरे पास आकर हमारी जेब में मतलब 100-500 रुपए नहीं डाल देते हैं कि इसके बाद तो इसके खिलाफ वोट करना या काम करना। ये लोग कैलकुलेटेड तरीके से अपने प्रयोजन को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये यकीन दिलाने का प्रयास करते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सब गलत है, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है वो घट रहा है वो सब गलत है। आप सोचिए कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल मंचों पर फैक्ट चेक के नाम पर मजहबी हिंसा को बढ़ावा देने वाले ऑल्ट न्यूज जैसे संस्थान किसने तैयार किए? वही मोहम्मद जुबैर, जिसके एक एडिट किए गए वीडियो क्लिप के बाद देश भर में 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और देश के कई शहरों में दंगे भी हुए। उस जुबैर को इसका कोई मलाल नहीं है, ये और बात है। इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंड करने वालों में जॉर्ज सोरोस का ही नाम आपको मिलेगा। ट्विटर यूजर आप देख रहे होंगे द हॉकाई ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को लेकर के कहा है, हर्ष मंदर और ऑल्ट न्यूज को नोबेल के लिए नामांकित करने वाले PRIO को जॉर्ज सोरोस की ही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और RAND द्वारा फंडिंग की जाती है।
साल 2018 में ऑल्ट न्यूज को निष्पक्ष बताते हुए मान्यता देने वाले IFCN को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन तथा ओमिडियार द्वारा फंडिंग की जाती है। ये ओमिडियार भी गृह मंत्रालय की वॉच लिस्ट में शामिल है। यानी ये लोग एक इकोसिस्टम को फंडिंग करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को, और फिर वो इकोसिस्टम इनके लिए काम करता है। यानी कई सारे यूजफुल इडियट्स मिलकर किसी एक आदमी के शौक को पूरा करने में लगे रहते हैं और उन्हें खुद ये पता तक नहीं चल रहा होता है कि आखिर किसके उद्देश्यों, किसके ईगो को संतुष्ट कर रहे हैं। इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर देखिए। राहुल गांधी कुछ ही दिनों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जज बिजनेस स्कूल को संबोधित करने वाले राहुल गांधी के साथ श्रुति कपिला भी होंगी और वो लोग मिलकर के डेमोक्रेसी पर बात करने जा रहे हैं। ये श्रुति कपिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये श्रुति कपिला कई बार ऐसे ट्वीट कर चुकी है जिसमें इनकी भारत विरोधी मानसिकता और हिंदुओं से घृणा साफ झलकती है। मजेदार बात यह है कि जॉर्ज सोरोस की यही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की भी एक मेंबर है और उसे फंड भी करती है। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 2013 से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के गिल्ड ऑफ बेनिफैक्टर्स की सदस्य है। तो अब आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत अंदाजा होने लग गया होगा कि ये गोलमाल, ये चक्करलसारी क्या है जो जॉर्ज सोरोस के नाम से उपजी हुई है। ये तो असल में किसी एक नए सुकरात को राजा बनाने के लिए फैलाए जा रहे मायाजाल का ही एक प्रपंच लग रहा है। जाते जाते आप एक कहानी सुनते जाइए। ग्रीक योद्धा सिकंदर फतेह के बाद जब मकदूनिया के एक शहर गया, उधर एक सज्जन व्यक्ति था मेरे आपके जैसा ही, वो मस्त दुनियादारी भूल करके सोया हुआ था। सिकंदर ने उसके लात मारी, उसे बोला कि अबे तू यहाँ अपनी मस्ती में सो रहा है, उधर मैंने सारी दुनिया फतेह कर ली। वो आदमी उठकर बैठा। उस आदमी ने सिकंदर की ओर देखा और बोला, शहर फतेह करना बादशाह का काम है, जबकि लात मारना गधे का काम है। क्या कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं बचा है जो बादशाहत एक गधे को सौंप दी गई है? देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।